रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का ट्रेलर आया है। फिल्म अच्छी है या बुरी ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, एक्शन जॉनरा में किसी फीमेल एक्टर को लीड करते देखना सुखद है। ये भारतीय सिनेमा में थोड़ा दुर्लभ दृश्य है। भारत की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फिल्म इंडस्ट्री भी मेल डोमिनेटिंग ही रही है हमेशा से, लेकिन हर दौर में इस सेट पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करती कुछ ऐसी फिल्में भी बनती रही हैं जिनमें हीरो असल में हीरोइन थी। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही फिल्मों पर जहां लीडिंग लेडीज ने माहौल लूट लिया। स्त्री को शक्ति के रूप में दिखाने वाली फिल्मों की शुरुआत करें तो पहला नंबर डेफिनेटली महबूब खान के डायरेक्शन में बनी मदर इंडिया के हिस्से जाएगा। यह आजादी के बाद वाले भारत के एक गांव की कहानी है। अपने पति के साथ मिलकर बंजर जमीन पर हल चलाती और उसी पति के अचानक लापता हो जाने के बाद बच्चों का बोझ संभालने की कोशिश करती राधा की कहानी। राधा शक्ति का पर्याय तो है ही, लेकिन जिंदगी के कमजोर लम्हों में भी अपनी देह का सौदा ना करके वो नैतिकता और आत्मसम्मान के शिखर को भी छूती है और अंत में जब वो सुखी लाला की बेटी को किडनैप करने वाले अपने ही बेटे पर गोली चलाती है, तब वो मां से ऊपर होकर सिर्फ एक मजबूत स्त्री बन जाती है। अक्टूबर 1957 में रिलीज हुई ये फिल्म उस वक्त तक भारतीय फिल्मों में सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। साथ ही नरगिस का बेस्ट एक्ट्रेस और महबूब खान को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला था। इसके अलावा ऑस्कर तक जाने वाली और सिर्फ एक वोट से पिछड़ जाने वाली ये पहली हिंदी फिल्म भी थी। इंडियन कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल की हुई मदर इंडिया उन 3 हिंदी फिल्मों में से एक है जिन्हें मरने से पहले देखने लायक 1001 फिल्मों वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। दमदार अदाकारा स्मिता पाटिल के जबरदस्त अभिनय से सजी फिल्म है मिर्च मसाला। इसे हिंदी सिनेमा की चुनिंदा मीनिंगफुल फिल्मों में शामिल किया जाता है। केतन मेहता द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म रिलीज तो हुई थी 13 फरवरी 1987 को, लेकिन इसमें दिखाया गया समय 1940 के आसपास का है, जब गांवों में मुखिया, सूबेदारों और सरपंचों का शासन चलता था। कहानी इतनी सी है कि फिल्म में सूबेदार बने नसीरुद्दीन शाह की बुरी नजर ब्याहता सोनबाई बनी स्मिता पाटिल पर है। डराने धमकाने के बावजूद वो सूबेदार को लगातार ना कहती रहती है और बजाय कहीं भागने या घुटने टेक देने के मुकाबला करती है। फिल्म उस दौर की स्त्री की ना को मजबूत रूप से पेश करती है जब उनकी हाँ, ना या किसी भी किस्म के ओपिनियन का कोई मतलब नहीं था। आप कह सकते हैं कि ये वक्त से पहले का सिनेमा था। फिल्म के साथ ट्रेजेडी ये जुड़ी हुई है कि रिलीज के वक्त स्मिता पाटिल इस दुनिया में नहीं थी और सुख ये रहा कि मुखी का किरदार निभा रहे सुरेश ओबेरॉय को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ऐसी किसी कैटेगरी को पहली बार अनाउंस किया गया था। 1993 में राजकुमार संतोषी ने बनाई दामिनी। लीड एक्ट्रेस थी मीनाक्षी शेषाद्री। फिल्म की कहानी यह है कि एक अमीर परिवार की बहू अपनी हाउस हेल्प का बलात्कार होते हुए देखती है होली के रोज अपने ही घर में अपने ही देवर और उसके दोस्तों के द्वारा, लेकिन बजाय एक आदर्शवादी चुप बहू बनने के वो उसे इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट तक जाती है और एक साधारण मासूम लगभग डरपोक सी लड़की इंसाफ के रास्ते में आने वाले ससुराल, पति, समाज, नियम, परंपरा, लोकलाज जैसे तमाम दुष्चक्रों से भिड़ जाती है। तमाम नाइंसाफियों का दमन करने वाली दामिनी बन जाती है। फिल्म में वकील की भूमिका में दामिनी का साथ देते 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल थे। उन्हें उस साल का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा राजकुमार संतोषी ने भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया था। 1996 में आती है दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी फायर, जो सीता और राधा की कहानी है। लीड रोल किए गए थे शबाना आजमी और नंदिता दास ने। ये एक घर में रहने वाली महिलाओं के समलैंगिक रिश्तों की कहानी पर आधारित थी। होमोसेक्सुअलिटी को होमो कहते हुए जितना सरल आज बना दिया गया है, 90s के दौर में जैसे कोई बदबूदार चीज हुआ करती थी जिसका नाम सुनते ही लोग नाक सिकोड़ने लगते थे। फिल्म की रिलीज के वक्त शिवसेना ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि सेंसर बोर्ड के पास होने के बावजूद फिल्म को री एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। कोर्ट ने नरमी बरतते हुए रिलीज की परमिशन दे दी। इस तरह समलैंगिकता के इशू से संवेदना रखते हुए LGBTQ+ जैसे मुद्दे पहली बार राष्ट्रीय संवेदना का मामला बने। साल 2001 में मधुर भंडारकर ने बनाई चांदनी बाल।
चांदनी नाम से यश चोपड़ा की फिल्म पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इस बार चांदनी में बार लग गया। टाइटल बी ग्रेड फिल्मों जैसा था, प्रोड्यूसर फिक्रमंद थे, फिर भी फिल्म इसी टाइटल के साथ रिलीज हुई और मधुर भंडारकर, जिनकी ये दूसरी ही फिल्म थी, रातों रात कामयाब डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। कहानी चांदनी बार नाम के एक बार में नाचने वाली एक लड़की मुमताज की है, जो दंगों में अपने माँ बाप और बाकी परिवार वालों को खो चुकी है। फिल्म तब्बू की मासूम लेकिन मैच्योर एक्टिंग के जरिए मुंबई के बार और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को बहुत बारीकी से खोलती है। फिल्म बार गर्ल्स को ग्लैमरस डॉल समझने या हिकारत से देखने की बजाय उन्हें महज इंसान समझने पर जोर देती है। फिल्म ने उस साल बेस्ट नेशनल फिल्म का अवार्ड तो जीता ही, साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तब्बू, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अतुल कुलकर्णी और अनन्या खरे को भी नेशनल अवार्ड मिले थे। बार का जिक्र आया है तो इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट की एक दूसरी फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका जिक्र ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। इसे विशाल और भव्य सेट्स के लिए मशहूर संजलीला भंसाली ने बनाया था। ये फिल्म हुसैन जैदी के उपन्यास माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गुजरात के एक बैरिस्टर की बेटी गंगा, जो कि रमनीक की प्रेमिका है, मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनना चाहती है। रमनीक उसे मुंबई ले तो जाता है, लेकिन बजाय एक्ट्रेस बनाने के कमाठीपुरा नाम के एक रेड लाइट एरिया में बेच देता है। फिल्म गंगा हरजीवन काठियावाड़ी के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की कहानी है। फिल्म उस हिम्मत को दिखाती है कि कैसे गंगा कोठे वाली गंगूबाई बनने के बाद भी अपनी किस्मत पर हर वक्त रोती नहीं है, बल्कि हालात से समझौता ना करके कमाठीपुरा की वैश्याओं का एक संगठन बनाती है। कमाठीपुरा से किसी मंजे हुए नेता की तरह चुनाव लड़ती है और तत्कालीन राजनीति को प्रभावित करने लगती है। इतना कि उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू को गंगूबाई से मिलना पड़ता है। फिल्म फेयर में 17 नॉमिनेशन पाने वाली इस फिल्म ने 11 अवार्ड अपने नाम किए, जिसमें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर, भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इसके साथ ही 5 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2001 में आई थी राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा। फिल्म की महिला किरदारों के नाम थे राम दुलारी, वैदेही, जानकी और मैथिली, यानी देवी सीता के ही अलग अलग नाम। इन्हें निभाया था रेखा, मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और महिमा चौधरी ने। ये फिल्म इन चारों की अलग अलग जिंदगियों के संघर्ष दिखाती है। इन संघर्षों में दहेज की रकम जुटाता पिता है, बिन ब्याही प्रेमिका के कोख में पल रहे बच्चे को नाजायज ठहराते हुए गिराने की मांग करता प्रेमी है, पति के नाहक अधिकार और कोख पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति से भाग रही एक औरत है, गांव की औरतों को अंग्रेजी कंप्यूटर और आत्मसम्मान के लिए जागरूक करती एक दूसरी औरत है, जिससे नफरत का अंत उसी का बलात्कार और फिर हत्या करके किया जाता है। फिल्म ने सीता की अग्नि परीक्षा से इनकार करने और मंडप पे बैठी दुल्हन द्वारा घर पर आई बारात को लौटा दिए जाने की नई इबारत लिखी थी। कुल मिलाकर जिन चीजों को आज फेमिनिज्म कहा जा रहा है, राजकुमार संतोषी इस पर 25 साल पहले ही फिल्म बना चुके थे, लेकिन क्योंकि शायद भारत की जनता इतने सारे न्यू नॉर्मल्स के लिए तैयार नहीं थी, तो फिल्म उस वक्त एवरेज ही रही। हाँ, विदेशों में से काफी सराहा गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली आलिया भट्ट की दूसरी ही फिल्म थी हाईवे, जिसने उनकी ग्लैमरस छवि को एक झटके में तोड़ा और गंभीर एक्ट्रेस की श्रेणी में ला खड़ा किया। फिल्म एक अमीर लड़की वीरा की कहानी है, जिसकी शादी से ठीक पहले उसका अपहरण हो जाता है। किडनैप करने वाले का किरदार निभाया है कुछ ठेठ और कुछ ठूठ भाव लिए रणदीप हुड्डा ने। फिल्म की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वीरा किडनैप होने के बाद आजाद महसूस करने लगती है। उसकी जिंदगी की कैद क्या है, ये जानने के लिए फिल्म देखनी चाहिए। क्लाइमैक्स सीन में आलिया भट्ट ने इतनी शानदार एक्टिंग की कि उस साल का फिल्म फेयर फॉर क्रिटिक अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म को डायरेक्ट किया था जब वी मेट फेम इम्तियाज अली ने। 2006 में नागेश कुकनूर ने डोर बनाई, जिसने एक नहीं 2 सशक्त महिला किरदार दिए। ये 2 अलग अलग औरतों की कहानी है, जिनकी जिंदगी एक कॉमन पॉइंट पर आकर एक हो जाती है। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है जैसी कहावत को खारिज करती है ये फिल्म। उस बहनापे के साथ खड़ी होती है जहां एक औरत ही दूसरी औरत का सबसे मजबूत संबल बनकर उभरती है। रेतीले इलाके की कमसिन विधवा मीरा का रोल प्ले किया है आयशा टाकिया ने। विधवा स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज की दकियानूसी सोच और सड़ी गली मानसिकता को जबरन ढोती आयशा टाकिया नीली यूनिफॉर्म जैसी साड़ी में उदास, मजबूर और मासूम लगी हैं। दूसरी स्त्री जीनत का किरदार निभा रही गुलपनाग के डिंपल वाले गालों के बीच उनकी गिल्ट वाली आंखें काफी प्रॉमिसिंग लगती हैं।
फिल्म अपने कंटेंट के जरिए विधवा स्त्री के लिए गढ़े पूर्वाग्रहों को तोड़ने की कोशिश करती है और साथ ही ये भी कहती है कि स्त्री की मुक्ति दरअसल उसके ही हाथ में है। ये फिल्म डायरेक्टर नागेश कुकनूर की काबिलियत के साथ ही आयशा टाकिया, गुलपनाग और बहरूपिया का किरदार निभा रहे श्रेयस तलपड़े की एक्टिंग के लिए भी सराही गई थी। लेकिन जैसा कि अच्छे सिनेमा के साथ भारत में होता आया है, इसके साथ भी हुआ, फिल्म कमर्शियली कामयाब नहीं हो पाई। राजी देशभक्ति की नई परिभाषा गढ़ती वो फिल्म है जो बताती है सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होते और सारे सैनिक वर्दी पहनकर ड्यूटी नहीं करते। कुछ लोग फिल्म की नायिका सहमत की तरह होते हैं जो सीक्रेट एजेंट की ड्यूटी पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी की बीवी भी बनते हैं, वतन के लिए जरूरी तहकीकात करते हैं, ये करते हुए डरते भी हैं, फिर भी अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। इस स्पाई फिल्म को डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इतना रॉ और रियल रखा था कि फिल्म में सहमत का किरदार निभा रही आलिया भट्ट लगातार जासूसी करते हुए भी ड्रामेटिक नहीं लगती और आखिर में जब वो पाकिस्तानी ऑफिसर बने अपने पति पर बंदूक तानती हैं, तब मासूमियत, फर्ज और हिम्मत सब एक साथ उनके चेहरे पर जमा हो जाते हैं। बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड राजी को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मेघना गुलजार को तो मिला ही था। इसके अलावा आईफा क्रिटिक चॉइस ऑफ मूवी जैसे अवार्ड भी आलिया भट्ट के हिस्से में आए थे। कंगना रनौत ने 2013 में रानी बनकर स्ट्रेट जीन्स पर फिरोजी कुर्ता पहनकर ऐसा ठुमका लगाया था जिस पर पूरा लंदन ठुमकता था और हर कोई रानी के उस सेंस ऑफ ह्यूमर का दीवाना था जिसका सबको धीरे धीरे पता चलता था। फिल्म की हीरोइन रानी सोलो ट्रिप की तरह अकेले हनीमून पर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसका होने वाला पति शादी से ऐन पहले शादी से इनकार कर देता है। लड़की दिलेरी दिखाते हुए प्री प्लान्ड हनीमून पर जाने का फैसला करती है। क्वीन एक औरत की बेपरवाही की दास्तान है जिसने समाज के नियमों को ठुकराते हुए जीना चुना है। इस डिफरेंट थीम को डायरेक्ट किया था विकी बहल ने और अपने मासूम चेहरे और बेजोड़ अदाकारी से संवारा था कंगना रनौत ने। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज हीरोइंस में शामिल किया और उस साल का फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी कंगना की झोली में गया। 2012 में आई थी विद्या बालन की कहानी। सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बुनी गई ये इंटेलिजेंस थ्रिलर देखते हुए आप भूल जाते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर कोई कहानी देख रहे हैं। पहले ही सीन से ये आपको एक ऐसी दुनिया मिल जाती है जहां हर सीन पर आप सतर्क रहते हैं। कोलकाता का शोरगुल, विद्या बागची के साहस की ताकत और गहराता सस्पेंस, ये सब मिलकर एक ऐसी दमदार फिल्म बनाते हैं जो आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से ध्यान नहीं हटाने देती। कोलकाता की गलियों, पीली टैक्सियों और दुर्गा पूजा के लिए सजते शहर में लंदन से आकर अपने पति को खोज रही विद्या बागची। विद्या बालन सिर्फ विद्या बागची का किरदार नहीं निभाती बल्कि वो खुद विद्या बागची बन जाती हैं। हर उस महिला की ताकत और हौसले को दर्शाती हैं जो तमाम मुश्किल हालात में भी हार मानने से इनकार करती है। महज 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 104 करोड़ का बिजनेस किया। इसके अलावा कई अवार्ड्स जीते, वो भी कहानी प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी काफी दर्शनीय फिल्म है जिसने हमारी हीरोइन को दमदार ढंग से पेश किया। तो ये थी 12 ऐसी फिल्में जहां फीमेल एक्ट्रेसेस ने कमान संभाली और जबरदस्त काम करके दिखाया। और अब मर्दानी 3 आई है। आपकी फेवरेट वीमेन सेंट्रिक फिल्म कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।